10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ये पाठ आप सबके सामने पेश है। पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है रविंद्र केलेकर। इनका जन्म जो है वो सन 1925 में हुआ और जो इनकी मृत्यु है वो सन 2010 में हुई। यहाँ पर हम इस पाठ से संबंधित जो लेखक है जिनका नाम है रविंद्र केलेकर, उनके जीवन से संबंधित कुछ बातों को हम यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद उनकी रचना से संबंधित एक जानकारी लेंगे। 7 मार्च 1925 को कोकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। यानी रविंद्र केलेकर जो है वो छात्र जीवन में ही अपने, जब वो छात्र थे, स्कूल में पढ़ते थे, तभी से ही वो गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो चुके थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने, यानी कि जो गांधीवादी चिंतक के रूप में केलेकर जो है वो गांधीवादी विचारधारा को अपनाते थे और उसी के साथ वो उसमें विख्यात यानी कि प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनके पास गांधीवादी विचारधारा है जिसको वो फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने लेखन में उस जनजीवन के विविध पक्षों, जनजीवन यानी कि आम जो इंसान है, आम इंसान जो है, आम जिंदगी जो है, उसके विविध पक्षों को, यानी कि उसके विभिन्न पक्षों को और मान्यताओं को और व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। यानी कि वो गांधीवादी चिंतक थे, तो गांधीवादी चिंतक होने की वजह से वो लोगों के बारे में सोचते थे और उनके जीवन से संबंधित विविध पक्षों को भी देखते थे और उनकी मान्यताओं को भी देखते थे और फिर उन्होंने उसको अपने लेखन में जगह दी। इनकी जो अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की जो सहज चेष्टा रहती है, यानी जो इनका थॉट प्रोसेस है वो क्या करता है कि इनकी जो अनुभवजन्य टिप्पणियां हैं, यानी जो अपने अनुभवों से जो प्राप्त जानकारी है उससे टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता, यानी उसमें अपने विचारों को ऐड करते हैं और उसके बाद उसके साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की, और उसके बाद वो आम आदमी का जो जीवन है उसके सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी आम इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, वो कौन से पक्षों से जुड़ा है, क्या किस कारण से है, उसको पहले तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभवजन्य टिप्पणियों के माध्यम से, और उसके बाद अपनी विचारधारा थोड़ी ऐड करते हैं उसमें, वो जो सोचते हैं उसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं और उसके बाद इंसान के जीवन को थोड़ा भांपने की वो कोशिश करते हैं। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ यानी शीर्ष पर रहने वाले, ऊंचाइयों पर रहने वाले सर्वश्रेष्ठ जो लेखक हैं किस किस भाषा के, कोंकणी और मराठी भाषा के। तो लेखक और पत्रकार जो है, यानी कि वो लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। रविंद्र केलेकर की जो कोंकणी में 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख जो कृतियां हैं, कहने का अर्थ है केलेकर जो है वो गोवा कला अकादमी से साहित्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और उसके बाद उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं यानी रचना, कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोकड़ीचे, राजकरण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। तो ये उनकी रचनाएं हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ पर जो पाठ दिया गया है उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है जिसमें लेखक ये बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। यानी आप देखेंगे, आप उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कहानियां और उपन्यास होते हैं, लेकिन कविता क्या होती है, छोटी सी होती है। बहुत बड़ी हो गई तो 1 या 2 पन्नों की हो जाएगी और वो सबसे बड़ी कविता हो जाएगी, लेकिन उस कविता के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं कि वो कविता का जो है मुख्य गुण बन जाता है, क्योंकि मुख्य कविता जो है वो छोटी सी बात में बहुत सारी बातें बोल देती है। तो जब कभी ये गुण किसी गद्य रचना में, गद्य रचना यानी कि जो कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, ये सब चीज़ें हैं वो गद्य में आती हैं, तो जब ये गुण जो है हमें गद्य रचना में दिखाई देता है, कौन सा गुण, छोटी सी बात में बड़ी बातें बताना, तो जब ये गुण हमें गद्य रचना में देखने को मिलती है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे या उड़ाए, यानी कि सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है। कहने का अर्थ है कि
आदमी ये सोचता है कि ज़्यादा लंबा बड़ा ये सब लिखना कठिन है, लेकिन जब आपको बातें कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें समझानी होती है तो वो ज़्यादा कठिन काम होता है। जैसे कि कविता, जब आपको छोटी सी बात में बहुत सारी बातें समझानी होती है तो वो ज़्यादा कठिन काम होता है, ना कि अगर एक व्यक्ति उपन्यास लिख रहा है तो क्योंकि उपन्यास पूरी एक बुक हो जाती है तो वो कठिन काम नहीं होता है। कठिन काम होता है एक कविता लिखना, क्योंकि वो छोटे सी ही बातों में, कम बातों में बहुत सारी बातें समझा जाता है। फिर भी ये काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण है। और इस सब का सबूत जो है वो कौन से रचनाएं देती हैं? ये सारी रचनाएं देती हैं जिनके नाम है सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां। ये बहुत सी कम बातों में बहुत बड़े मर्म जो है जीवन के, और हमें मोरल दे जाती हैं, चीज़ें समझा जाती हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पाठ आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर पाठक से उम्मीद की जाएगी कि यहाँ पर प्रसंग जो है आपको थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बड़ी बात समझने की मांग की जाती है। ये प्रसंग जो है महज पढ़ने और गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। यानी आपको ये पाठ में जो भी कंटेंट पढ़ने को मिलेगा वो आपको सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए ही नहीं कि पढ़ लिया और सुन लिया, समझ लिया, बात खत्म। ये आपको जागरूक करता है, आपको चीज़ें समझाता है, सक्रिय नागरिक बनाता है, यानी एक एक्टिव सिटीजनशिप के जो तौर तरीके हैं वो चीज़ें सिखाएगा आपको, और ये सबकी प्रेरणा देगा, मोटिवेशन देगा। पहला प्रसंग जो है गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। कहने का अर्थ है कि जो गिन्नी का सोना पाठ है उसके अंतर्गत हमें लेखक जो है ये सिखाना चाहते हैं कि जो लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए जीवन को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, हमें उन लोगों से नहीं बल्कि हमें उन लोगों की के बारे में जानना है जो जीवन को अपनी शालीनता से, अपने व्यवहार से और अपने मूल्यों से और आदर्शों से जो है इस जीवन को जीने योग्य बनाए हुए रखे हैं। और दूसरा प्रसंग है जहाँ पर हमें बताया गया झेन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है। ध्यान यानी कि योगा, जो जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, यहाँ पर योग की ऐसी पद्धति का ध्यान दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग जो हैं वो आज भी अपनी व्यस्ततम का प्रयोग इसलिए किया गया कि मतलब मोस्ट बिजिएस्ट डेज जो है उनके बीतते जो है उससे वो डिप्रेस हो जाते हैं, और उससे अपने जीवन में कुछ चैन भरे पल निकालने के लिए वो किस तरीके की कोशिश करते हैं वो इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। और जब वो उसको अपने आप को इस नज़रिए से अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की जब कोशिश करते हैं ध्यान लगाकर, तो वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन जाता है बौद्ध दर्शन में वर्णित जो ध्यान है। तो इस तरीके से हमें बौद्ध दर्शन की जानकारी और ध्यान की जानकारी भी इस पाठ से मिलेगी। तो शुरू करेंगे पाठ को और समझेंगे। पाठ का नाम है पतझर में टूटी पत्तियां, और यहाँ पर हमें गिन्नी का सोना जो है भाग 1 देखने को मिलेगा। और इस भाग में हम जब गिन्नी का सोना प्रसंग पढ़ेंगे जिसके माध्यम से लेखक क्या बताएंगे अब इस पाठ में जानते हैं। गिन्नी का सोना, शुद्ध सोना जो है वो अलग होता है। गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। जो गोल्ड है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कैसा होता है, बहुत ही शाइन करने वाला, येलो कलर का, और बहुत ही नरम होता है कि आप आसानी से अपने हाथों से आप एक मान लीजिए कि आप च्युइंगम की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बड़ी आराम से, नरमी से वो मुड़ता है। तो शुद्ध सोना जो है जब हम उसके गहने प्रयोग करते हैं तो उसमें मेटल जो है मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। तो अब यहाँ पर हम आगे बात समझेंगे। शुद्ध सोना जो है वो अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया होता है और इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि तांबा मिलाने से सोना और चमक तो जाता है, लेकिन सोना जो है अपनी असलियत में भी बहुत अच्छे से चमकता है। उसकी शाइन जो है, इसकी शाइन की वजह से इस मेटल को बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन तांबा मिलाने से क्या होता है, इसकी शाइन और बढ़ तो जाती ही है, साथ ही इसकी वैल्यू में और प्राइस में जो थोड़ी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर जो सोना है वो मजबूत भी हो जाता है और इसी के लिए औरतें जो है अक्सर इसी में ही अपने गहने बनवाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना,
यानी लेखक का मानना है कि उसमें तांबा मिला तो दिया, सोना क्या है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही प्रीशियस मेटल है, तो बहुत महंगा होता है और प्रीशियस मेटल है, हर कोई नहीं ले सकता है उसे। गिन्नी का सोना क्या, उसमें तांबा मिल जाने की वजह से वो लोगों की पहुंच तक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ जाता है। तो अब लेखक जो है ये बताना चाहते हैं कि जो गिन्नी का सोना होता है वो तो सोना ही होता है, तो वो गिन्नी का ही सोना होता है क्योंकि उसमें अब मिलावट होगी, वो उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा जितना प्योरेस्ट फॉर्म में गोल्ड होता है। तो अब लेखक इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि सोना जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में था तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल था। वैसे ही जब आदमी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जब उसके व्यवहार में कोई मिलावट नहीं होती, तभी वो देश के लिए भी, समाज के लिए भी, अपने घर परिवार के लिए भी बेहतरीन होता है। जब उसमें तांबा मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, मिलावट हो जाती है, तो वो हो जाता है गिन्नी का सोना। लोगों की पहुंच तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच तक तो हो जाता है, लेकिन वो होता तो मिलावटी सोना ही है। वैसे ही इंसान भी है, जैसे कि अगर वो अपने व्यवहार में दिखावटी व्यवहार को शामिल कर लेता है तो वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको पसंद तो करने लग जाते हैं, लेकिन वो होता तो मिलावट ही। तो इस तरीके से जो शुद्ध व्यवहार वाला व्यक्ति है, उसका, वो तो शुद्ध व्यवहार वाला व्यक्ति जो है उसकी वैल्यू एक अलग वैल्यू है, लेकिन जो अपने व्यवहार को सिर्फ लोगों से फ़ायदा लेने के लिए या फिर अपना जीवन बनाने के लिए अपने व्यवहार में थोड़ी मिलावट लाता है, यानी कि लोगों से ज़्यादा अच्छे से मिलजुल कर रहता है, मिलावटी मेल जोल बना कर रखता है, वो लोगों में ज़्यादा तो जाना जाता है, ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच तो बना लेता है, लेकिन वो फेक होता है, तो वो फेक हो गया। तो इस वजह से लेखक अब यहाँ पर गिन्नी के सोने की और शुद्ध सोने की यहाँ पर जो है हमें इसके अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध आदर्श भी जो है, अब शुद्ध आदर्श यानी कि आप जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में अपने विचारों से होते हैं, वो शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, यानी थोड़ा आप अपना जो है बहुत ही स्वीट बिहेवियर वाले हो जाते हैं, जब मिलावटी स्वीट बिहेवियर वाले, वो चीज़ हो जाती है तांबे वाला सोना, यानी गिन्नी सोने जैसा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं, यानी उनकी बड़ाई करते हैं ये कह के कि वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है, यानी वो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं और ऐसे उनकी विचार है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो लोग उनका बखान करते हैं, बल्कि ये नहीं जान पाते हैं कि वो मिलावटी व्यवहार वाले हैं और मिलावटी व्यवहार वालों को शुद्ध व्यवहार के ऊपर वालों को तर्ज देते हैं। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे बढ़ने लगती है। जिस तरीके से तांबा मिला सोना जो है थोड़ा लोगों को सस्ता लगने लग जाता है और उसकी चमक तो आपको वैसे ही ज़्यादा बढ़कर मिल रही है और मजबूती भी मिल रही है, तो लोग ज़्यादा उसको खरीदेंगे क्योंकि वो लोगों के बजट में आता है। उसी तरीके से मिलावटी व्यवहार के लोग जो है, लोग उन्हीं के पास ज़्यादा खींचे जाते हैं क्योंकि व्यवहार में मिलावट है, तो वो ज़्यादा अच्छा व्यवहार लगेगा लोगों को, बजाय कि क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म में होंगे वो लोगों की अच्छाई बुराई मुंह पर बोलेंगे, लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, तो लोग उन लोगों की बजाय उन लोगों को प्रिफर करते हैं जो लोग नकलीपन अपनाकर आपके सामने पेश होते हैं। तो वहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो लोग उनको प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक के जीवन से जो है, उनके जीवन से फिर आदर्श जो है वो धीरे धीरे निकलने लग जाता है, पीछे हटने लग जाता है, फिर वो लोग उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं और नकली बनकर ही जीवन में घूमते रहते हैं। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है और फिर सोना जो है वो पीछे रह जाता है और तांबा जो है ऊंचाइयों पर चढ़ने लगता है, क्योंकि लोग मिलावट को ही पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मिलावट को पहचान नहीं पाते। चंद लोग कहते हैं गांधी जी जो है वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण यानी जो अद्भुत आदर्श हैं उनको चला सके।
वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। अब कुछ लोग कहते हैं गांधी जी जो है वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। तो लेखक का मानना है कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हो सकता है हो, लेकिन वो व्यवहारिकता को पहचानते थे। उनको पता है कि व्यवहारिकता का क्या मूल्य है और वो उसको मेंटेन रखना जानते थे, अपने विलक्षण आदर्शों के साथ लेकर चलना जानते थे। तो ये आदमी में फ़र्क होता है। आप मिलावट आपके हिसाब से वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होगा, लेकिन गांधी जी जो है व्यवहारिकता को, लोगों को कैसा व्यवहार पेश करना है उसको जानते थे और साथ में अपने उस आदर्श को बनाकर साथ में लेकर चलते थे। तो इस वजह से वो बेहतरीन थे और यही कारण जिसकी वजह से लोग उनके पीछे चलते थे, देश उनके पीछे चलता था। नहीं तो अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में, जिस प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की बात हो रही है, अगर वैसे होते तो देश उनके पीछे नहीं भागता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। यानी आदर्शों को, अपने जो प्योरेस्ट वैल्यूज़ हैं उनको इस लेवल पर नहीं लाते थे जो मिलावटी होते थे। तो इस स्तर तक लाने नहीं देते कि वो गंदे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव ये होता है, ये नहीं, ये प्योर होता है। तो गांधी जी क्या थे कि वो अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने ही नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। यानी कि जो व्यवहारिकता है उसको, क्या होता है कि सोने में तांबा मिलाएंगे तो तांबे सोने की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन तांबा में सोना मिला दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अच्छा है इस वजह से इसको सहारा दे रहा है। तो यही बात यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाते हैं और इसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जब तांबे में सोना मिलाया तो किसकी कीमत बढ़ी? तांबे की कीमत बढ़ गई। यहाँ पर जब सोने में तांबा मिलाया गया तो तांबे की कीमत बढ़ गई, जो कि मिलावट है और ये कम वैल्यूएबल है। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। सोना जो है, इसलिए जो आपके प्योर वैल्यूज़ हैं वो हमेशा प्योर ही रहेंगे और उन्हीं की वैल्यूज़ ज़्यादा रहेंगी। मिलावटी चीज़ जो है वो मिक्स्ड जो रहेंगी वो हमेशा फेक ही रहेंगी। तो इसलिए जो है गांधी जी का जो थॉट था वो अपने चीज़ों को मेंटेन करके और बैलेंस बनाकर लेकर चलना चाहते थे। तो गांधी जी को जो लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते थे, तो उसके लिए भी यहाँ पर लेखक ने जवाब दिया है कि वो किस तरीके से अपने आदर्शों को उसके साथ बैलेंस बनाकर ले चलते थे। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। जो व्यवहारवादी लोग हैं, जो अपने व्यवहार को मिक्स करके और फेक बने रहते हैं, उनको क्या होता है, हमेशा सजग रहना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है और वो वही करते हैं रहते हैं। लाभ हानि का हिसाब लगाते रहते हैं दिन भर। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर वो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाते, यानी वो ऊंचाइयों तक नहीं पा पाते हैं। वो सिर्फ लाभ और हानि में ही रह जाते हैं। तो खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी लेकर चलें। अब आपको ऊंचाई अगर छूनी है तो आप अपने प्योर वैल्यूज़ को लेकर चलें, अपने जीवन को तो आगे बढ़ाएं, साथ में दूसरों को भी सहारा दें, वो भी आगे बढ़ सके। यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है और समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। जो भी कुछ अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है, शाश्वत मतलब जो सत्य है, वो अगर किसी ने दिया है तो वो आदर्शवादी लोगों ने ही दिया है। व्यवहारवादी लोगों ने तो सिर्फ समाज को गिराया ही है। तो फेक पीपल जो है वो चीज़ों को खराब ही करते हैं और जो प्योर वैल्यूज़ है वो देश, समाज, परिवार सबको बनाए रखते हैं। तो लेखक जो है यहाँ पर आप देखेंगे सोना और गिन्नी का सोना, इन दोनों के उदाहरण से आपको कितनी वैल्यूएबल बात सिखा रहे हैं कि आप हमेशा अपने प्योरिस्ट वैल्यूज़ को लेकर चले, अपने साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करें, उनको भी जीवन में आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में तांबे जैसा मिलावट ना करें, जिससे मजबूती तो आती है, चमक तो बढ़ती है। यानी कि आप अपने आप को मान लीजिए अमीर तो कर लेंगे, लेकिन अच्छे लोगों में नहीं गिने जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है इससे। अब है आगे झेन की देन। झेन जो है जापान की जगह है, जहाँ पर वो उससे क्या देन मिलती है वो इस पाठ में अब हमें इस प्रसंग में देखने को मिलेगा। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। अब लेखक जो है जापान में अपने एक मित्र से पूछता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को क्या बीमारी होती है, तो वो बोलते हैं मानसिक, यानी मेंटली
वो डिस्टर्ब रहते हैं ज़्यादा काम के प्रेशर में। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग जो है मनोरुग्ण है। मनोरुग्ण यानी मन के रोगी। रुग्ण मतलब होता है रोगी, मनो मतलब मन। इसकी क्या वजह है? लेखक बोलते हैं इसका क्या कारण जिसकी वजह से लोग जो है, आप बोल रहे हैं 80% लोग जो है इससे परेशान है, तो वो क्या कारण है इसके पीछे? वो कहते हैं, कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार जो है वो बढ़ गई। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते तब अपने आसपास लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी कंपटीशन के चलते में लोगों ने अपने आप को मशीन जैसी स्पीड के साथ बढ़ा लिया है आगे, और 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, आपको टेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, आप डिप्रेस होते हो और फिर इंजन जो है वो टूट जाता है, यानी कि आप ब्रेक डाउन हो जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए। यानी काम का जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर जो है वो बहुत है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, लोगों को मानसिक बीमारियाँ बहुत होती हैं, और फिर एक दिन वो मानसिक बीमारी बढ़ जाती है तो उससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अमेरिका से कंपटीशन करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बराबर में आना है या उनसे आगे जाना है, तो उसके लिए इतनी तेज़ी से तो काम करना ही पड़ेगा। और ये कारण है जिसकी वजह से काम में वो इतनी स्पीड ला रहे हैं, और स्पीड लाने की वजह से उनको मेंटल प्रेशर मिल रहा है। तो शाम को मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी की बात हो रही है अब यहाँ पर। चाय पीने की एक विधि है, जापान में उसे चा नो यू कहते हैं, यानी वो स्पेशल टी सेरेमनी है जिसको चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहां पर वो टी सेरेमनी के लिए लेखक को लेके गए। तो वो एक 6 मंजिल की इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी कि चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी पत्ते की जो कुटिया जो बनती है वो उसको पर्णकुटी कहते हैं। तो उस तरीके से आपको, जिस तरीके से आप गांव वगैरह में जाओ तो आपको हर चीज़ें जो नेचुरल मिलती है तो कितना मन को रिलीफ देती हैं, उस तरीके का एक सेटअप था वो। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पाँव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। चाजीन जो कि वहाँ पर काम करने वाला था, उसको चाजीन बोला। देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो झो यानी कि आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह दिखाई हमें, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। फिर सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण यानी इतनी शालीनता से, प्यार से वो उन चीज़ों को कर रहा था कि उसकी हर भंगिमा यानी उसका हर इशारा जो है मानो वो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यानी एक माइंड को रिलीफ देने वाला रिलीजियस सॉन्ग जो होते हैं उसके सुर गूंज रहे हो। जैसे कि आप भक्ति गीत लगा लें कोई, और आप उसको अगर सच्ची में ध्यान लगा के सुन रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो वो ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का जो खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना यानी वो उबल रहा था जब, तो उसमें जो हरकत हो रही थी वो भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वे प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 ही मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, यानी ये जो जहाँ गए हैं, जिस विधि से वो वहाँ गए हैं, उनका स्वागत किया गया है, चाय बनी है। इसमें सिर्फ 3 ही लोग शामिल हो सकते हैं, और मेन बात यहाँ पर शांति होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं होती। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला, यानी वो 2 घूंट चाय जो है वो 1.5 घंटे तक लोगों ने पी, चुस्कियाँ ले लेकर बड़ी शांति से। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल ही बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। यानी यही है ध्यान की प्रक्रिया। आदमी शांति से बैठा है, 2 घूंट चाय दी गई, उसको धीरे धीरे पिया जा रहा है। और जब आप थोड़ा शांत रखेंगे अपने आप को
तो ध्यान एक जगह लग जाएगा, फोकस हो जाएगा। और यही ध्यान की प्रक्रिया है जो जापान की प्रक्रिया, जिससे लोग अपने आप को शांत रखते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने से अपने आप को बचाते हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या तो भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। लेखक कह रहे हैं या अक्सर जो आदमी है वो अपने पास्ट में जीता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ खट्टी मीठी यानी कुछ बुरी और कुछ अच्छी यादें होती हैं उसके पास, या फिर वो अपने फ्यूचर में जी रहा होता है। वो प्लान कर रहा होता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, जिससे मेरी लाइफ जो है आगे इतनी बढ़ जाएगी। तो हम या तो भूतकाल में रहते हैं या तो भविष्य में रहते हैं, यानी कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में दोनों काल जो है मिथ्या है, यानी झूठ है। वो एक चला गया है, दूसरा आया नहीं। पास्ट जो है वो चला गया है और फ्यूचर जो है वो अभी आया नहीं है। तो ये क्या है? एक झूठ है। इसमें व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। हमारे सामने जो भी है वो वर्तमान है, यानी प्रेजेंट। जो भी है वो प्रेजेंट है, उसको जियो, वही सत्य है, क्योंकि हम उसे देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, उसे जी रहे हैं, हम उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल जो हैं वो उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने रह गया और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, यानी कि बड़ा था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मुझे मालूम हुआ। झेन परंपरा की ये बड़ी देन मिली है जापानियों को, यानी झेन से लोगों को यही देन मिली है कि लोगों को अपने वर्तमान में जीना चाहिए। जो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो क्या है? झूठा है। हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और किस तरीके से ध्यान लगाकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और अपने वर्तमान को जीना चाहिए। तो ये थी झेन की देन। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रसंगों से लेखक ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखानी चाहिए हैं। होप कि आपको ये